नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैं लखनऊ में नहीं हूँ और इस समय बाहर से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जो जी7 की बैठक हुई अब समाप्त हुई है और जी7 की बैठक में हमने क्या खोया, क्या पाया, इस पे थोड़ी-सी बातचीत हो जाए। पहली बात मेरे हिसाब से उसके प्लस की बात कर लें, उसमें क्या-क्या हमें मिला। एक तो मैं इस बात को मानता हूँ कि कोई भी समस्या, कोई भी समाधान, कोई भी आपसी मतभेद बिना बातचीत के खत्म के संभव नहीं है खत्म होना। और कम से कम कनाडा से जो भी समस्या थी, अ, कनाडा का जो भी आरोप था कि भारत के जो अ, हमारी आईबी थी, हमारे जो इंटेलिजेंस वाले लोग थे, उन्होंने कहीं न कहीं वो इन्वॉल्व हुए थे भारत के अधिकारी, उनके यहाँ एक सरदार की हत्या में। ये उनका आरोप था, उसपे उन्होंने कुछ तथ्य दिए थे, हमारी तरफ से उसपे हुआ था, लेकिन उसपे बहुत तल्खी आ गई थी। और उस तल्खी के चलते बहुत सी चीज़ें गड़बड़ हुई थी। अ, मोदी जी के वहाँ जाने से मैं इसको कहूँगा कि कम से कम कुछ चीज़ें फिर से वापस आएँ, भारत की दृष्टि से। भारत की दृष्टि से हमने अपना हाई कमीशन बुला लिया था, उन्होंने अपना हाई कमीशन बुला लिया था। अ, ये कनाडा और भारत में क्योंकि हम लोग अभी भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ माने जाते हैं, तो हमारे यहाँ हाई कमीशन होता है। तो राजा का एक वो है, हमारे यहाँ हाई कमीशन होता है। जहाँ-जहाँ कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं, हमारे यहाँ एम्बेसडर नहीं होता है, लेकिन वो एम्बेसडर का ही सारे पावर्स हाई कमिश्नर के होते हैं। एक ही नाम एक तरह से है, लेकिन वहाँ पे हाई कमिश्नर बोला जाता है। तो एक चीज़ ऐसा आ रहा है कि वहाँ हाई कमीशन फिर से वापस बहाल होंगे। तो मेरे हिसाब से ये एक कम से कम इसमें जो भी खराब हुआ उस पे आगे चर्चा करेंगे, लेकिन वापस हाई कमीशन का बहाल होना एक मेरे हिसाब से पॉजिटिव खबर थी। और उसके कारण भी मैं बताता हूँ। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो ट्रेड दो 2023 के ट्रेड की बात है। 2023 में जो ट्रेड हुआ था भारत और कनाडा के बीच वो 9.36 बिलियन यूएस डॉलर का हुआ था। 1 बिलियन डॉलर मैंने पहले भी कहा करीब 8,500 करोड़ है। तो मोटे तौर पे 75-80 हज़ार करोड़ का ट्रेड होता था इंडिया और कनाडा के बीच में 2023 में। उसमें भारत ने 5.56 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट किया था। और जो इम्पोर्ट किया था कनाडा से या कनाडा ने जो एक्सपोर्ट किया था, भारत ने इम्पोर्ट किया था, वो 3.80 बिलियन डॉलर्स था। तो मोटे तौर पे मतलब वेरी क्विक कैलकुलेशन के हिसाब से 1.76 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड सरप्लस हमारा था। हम सामान उनको भेजते ज़्यादा थे, खरीदते कम थे। तो हमें जो इनकम थी हमारी वो ज़्यादा थी और ये भारत के लिए ये एक बेहतर स्थिति में था। तो अगर आप वहाँ से ट्रेड बंद कर दिए थे तो ज़्यादा नुकसान में भारत था। तो कम से कम वो ट्रेड जब ये चीज़ें नॉर्मल हो जाएँगी तो ट्रेड भी नॉर्मल हो जाएगा, एक चीज़। दूसरा एक चीज़ और रखना चाहिए दिमाग में कि भारत को ये हरदम जानना चाहिए कि ब कनाडा में जो इमिग्रेंट्स हैं, जो यहाँ से अप्रवासी लोग जाते हैं, वो सबसे ज़्यादा लगातार कई सालों से टॉप इमिग्रेंट्स में भारत का नाम आता है कनाडा में। जो सबसे ज़्यादा लोग जिनको परमानेंट रेज़िडेंसी मिलती है, जो वहाँ के नागरिक बनते हैं, उसमें भारत का सबसे 1 नंबर पे रहता है, टॉप है। तो कहीं न कहीं उनके यहाँ से इतने लोग नहीं आते हैं। हम उसके सामने नगण्य लोग आते हैं। तो हम कहीं न कहीं उसमें हमारे लोग उससे अफ़ेक्टेड हो रहे थे। जो वो स्टूडेंट्स जाते हैं, जो कनाडा के टोटल फॉरेन स्टूडेंट्स जो आते हैं, उसमें भी सबसे बड़ी संख्या भारत से आती है। ये भी जान लीजिए। और तीसरा, जो उनके यहाँ टेम्परेरी वर्कर्स जाते हैं, टोटल दुनिया से जो बाहर से जो टेम्परेरी वर्कर्स आते हैं, उसमें भी सबसे बड़ी संख्या भारत की होती है। परसेंटेज के टर्म्स में बोल रहा हूँ, सबसे बड़े संख्या भारत की होती है। तो कुल मिला के बात ये है कि इस सब अ, ताना-तानी से जो नुकसान हो रहा था, वो भारत का ज़्यादा हो रहा था। तो इसलिए मेरे हिसाब से जो इसकी पॉज़िटिव बात ये हुई कि कम से कम ये वापस अगर बहाल हो जाए तो ठीक है। अब आ जाइए मोदी जी। मोदी जी ने क्यों इतना उठा-पटक करके जी7 में उनको नहीं बुलाया जा रहा था, फिर वो किसी तरह से बुलाए गए, फिर वो वहाँ पहुँच गए और जो बार-बार आ रहा है, मैं अभी ट्रम्प जी की बात बाद में करूँगा कि ट्रम्प और भारत की विदेश नीति।
लेकिन जो ऐसा पेपर में आया कि 10 घंटे में 9 देशों के, जिसमें यूरोपियन यूनियन के भी अध्यक्ष को मैं देशी के रूप में देख रहा हूँ, 9 देशों के राष्ट्राध्यक्षों या उनसे मोदी जी ने मुलाकात की। ये उसका हाई पॉइंट है। अब किससे क्या बात कर रहे थे वो अजीब सा, मैक्रो से, अब मतलब वो सब जगह देखिए। अच्छा, 2 चीज़ क्या हो रहा है, अ, जो एएनआई जो बाइट यहाँ के यहाँ सुनाता है, तो उसमें वो मोदी जी की जो कुछ इस तरह की बातें होती हैं जो जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, उसको वो साइलेंट आइलेंट करके मोदी जी को की ड्रेसिंग कर देता है कि भाई नहीं नहीं, ये इसको ना लोगों को पता लगे। ये जो अभी वीडियो घूम रहा है, उसपे मोदी जी, आप खुद ही देखिए, मोदी जी मैक्रो मतलब जब फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष से मिल रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? You have started using, you are seeing more on Twitter. मतलब इसमें कौन सी हंसी की बात है इसमें? तो मोदी जी अपना करके वो, क्योंकि उनका सारा काम ध्यान इसमें था कि फोटो कैसे खींची जाए। तमाम फोटो आ रही हैं। मोदी जी को पीछे वाली रो में खड़ा किया गया। उससे पहले एक ट्रम्प के साथ फोटो खींची है, उसमें मोदी जी को स्थान नहीं दिया गया। ये क्योंकि ट्रम्प उससे पहले ही चले गए थे। मैं ट्रम्प पे भी आऊँगा, क्योंकि ट्रम्प पे भी काफ़ी कुछ हो रहा है कि ट्रम्प और मोदी जी की जो टेलीफ़ोन पे कन्वर्सेशन हुआ, उसकी भी बात करेंगे। तो मोदी जी को पीछे की रो में खड़ा किया गया। मोदी जी की ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहे थे। ये बात कई लोगों को लगा क्या फ़र्क पड़ता है पीछे? नहीं, आपने कभी चीनी प्रधानमंत्री को पीछे की रो में देखा है? आपने कभी अमेरिकन प्रेसिडेंट को पीछे की रो में देखा है? आपने कभी पुतिन को पीछे की रो में देखा है? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट है। आप दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ताकत और विश्व गुरु और क्या-क्या की बात करते हैं और आपको पीछे ढकेल दिया जाता है। ये अनायास नहीं है। तो मैं जिस जिस रेफ़रेंस से कह रहा हूँ, उस रेफ़रेंस का मतलब ये है कि हमारी विदेश नीति का कहीं न कहीं गड़बड़ हो रहा है। वी आर मिसिंग समथिंग समव्हेयर। और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, अब ज़रा ये ट्रम्प ट्रम्प क्या कर रहा है भारत के साथ, उसपे भारत को थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। आप ट्रम्प चालीसा में इतने ज़्यादा आप उनके सामने नतमस्तक हो गए हैं कि आप अपनी पोज़ीशन को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, भारत की अपनी मतलब भारत की पोज़ीशन को। ट्रम्प लगातार कह रहा है कि नहीं-नहीं, वो रूस को निकालना ठीक नहीं था, पुतिन को इसमें वापस लाना चाहिए, मतलब रूस को वापस लाना चाहिए। वो G8 की बात कर रहा है। फिर वो कह रहे हैं कि नहीं, इसमें चीन का रहना भी आवश्यक है। तो तो वो कर क्या रहा है? वो आपको आइसोलेट कर रहा है। क्यों कर रहे हैं ये आप ही जानिए। इसका जवाब आप ही बताइए। ब्रिक्स को तोड़, एक तरह से अगर आज की तारीख में जो ट्रम्प पैरवी कर रहे हैं कि G7 में रूस भी आ जाए, चीन भी आ जाए, तो ब्रिक्स का क्या अर्थ रह जाएगा? फिर ब्रिक्स को कौन चलाएगा? भारत और मतलब ब्राज़ील और ये लोग, कौन इनकी ताकत क्या होगी? अगर इसमें से चीन और रूस G7 के साथ जाके खड़े हो जाते हैं। हो ये रहा है कि इस समय ट्रम्प बहुत सिस्टमैटिक ढंग से एक-एक लोगों को एक-एक, और ये कोई पागलपन नहीं है, हम लोग भी कहते हैं पागलपन है और क्या है ट्रम्प को, ट्रम्प बिल्कुल सिस्टमैटिक होके काम कर रहा है। वो ब्रिक्स को तोड़ेगा। वो चीन और रशिया को किसी भी टर्म्स पे अपने साथ रखेगा। अब एक एक जो बहुत डिस्टर्बिंग बात आई है, वो डिस्टर्बिंग बात पहले कह लूँ, आप कुछ कहिए कि आप 2 चीज़ें हुई हैं। मोदी जी का एक फ़ोन पे ट्रम्प से बात हुई है। ये बड़ा हाइलाइट हो रहा है और कहा जा रहा है वो बिल्कुल ट्रम्प जो थे और उन्होंने बात की, और मोदी जी ने, जो ये बताया जा रहा है कि मोदी जी ने उनको बता दिया कि भई हम ऐसे-ऐसे थे और आप ही सब जो ये जो भक्त लोग झूठ फैला रहे हैं, मुझे ये लगता है कि एक बार देश की पोज़ीशनिंग ठीक करने के लिए कि हम हमारा नॉन अलाइनमेंट के प्रति कितनी आस्था है, कितना विश्वास है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, बजाय विदेश मंत्रालय का कोई छोटा अधिकारी या कोई कुछ कहे, मोदी जी को बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में ये बात ट्रम्प तक कहनी चाहिए कि आप कुछ भी कहते रहिए। अब मोदी जी ने जाके वहाँ ये सब जो बातें अपनी अलग-अलग राष्ट्राध्यक्ष 10 घंटे में 9 राष्ट्राध्यक्षों से मिलके आप क्या बात किए होंगे? 10 घंटे का टोटल टाइम था, उसमें जल्दी-जल्दी हाथ मिलाते गए हैं। मैं जो पीछे एक जो मैं उस बात को पूरा कर लूँ, जो पीछे खड़े होने का था, आप
एक तो आपको पीछे ढकेला गया। ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये कहा जा रहा है कि ट्रम्प साहब से मोदी जी की अब आधे घंटे की फ़ोन पे बात हुई। अगर आधे घंटे की बात होती है तो एक चीज़ तो ये समझ लीजिए कि वो टेक्निकली केवल साढ़े 7 मिनट की बात है, क्योंकि ये इंटरप्रेटर्स के थ्रू ही बात होती है। वो अपने उन जो कहते हैं इंटरप्रेटर, इनको हिंदी में बताते हैं, ये हिंदी में बोलते हैं, फिर वो अ, अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट होके ट्रम्प को बताया जाता है, तो वो एक्चुअल कन्वर्सेशन ये है। लेकिन यहाँ पे ये प्रचार, मुझे लगता है कि अपनी पोज़ीशन स्ट्रॉन्ग और स्पष्ट करने के लिए एक बार तो मोदी जी को किसी फोरम पे, और इससे अच्छा फोरम नहीं हो सकता था G7 से अच्छा, जहाँ पे मोदी जी को एक इंटरनेशनल फोरम पे कह देना चाहिए कि ये भारत और पाकिस्तान का बायलैटरल मामला है, हमने आपस में इसको सीज़ फायर करके बात कर लिया। आप ये बोलिए ही मत कि किसने उधर से पहलू हुआ, हमने आपस में बातचीत करके सीज़ फायर लागू कर दिया, खत्म बात। आप अगर ये भी कह देंगे तो कुछ कहने को मिलेगा, लेकिन आप बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं ट्रम्प के सामने, तो आप अपनी पोज़ीशन ऑकवर्ड कर रहे हैं। आपने ऐसा बताया जा रहा है कि आपने आपसे आधा घंटा बात हुई ट्रम्प की। दूसरी तरफ ट्रम्प जो है वो आसिफ मुनीर को, जो वो उनका फील्ड मार्शल हो गया और भारत को इतनी गाली देता है और भारत के बारे में इतनी खराब बातें कहता है, जो पाकिस्तान के जनरल साहब हैं। आपने क्या एक बार भी आपने ये एक बार भी पूछा, आपने एक बार भी ये पूछा कि आप आसिफ मुनीर को लंच क्यों खिला रहे हैं? अगर आज ट्रम्प आसिफ मुनीर को बुला के बिठा के लंच खिला रहे हैं, तो क्यों खिला रहे हैं? देखिए, 2-3 चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हैं। पाकिस्तान ने के यहाँ के हवाले से कहीं से न्यूज़ आई कि वो ईरान के साथ खड़ा है। ट्रम्प एक-एक तुरंत फायर फाइटिंग कर रहा है, वो सबको ईरान से अलग-अलग कर रहा है। उसने तुरंत कार्रवाई की, उसने तुरंत कहा कि ठीक है, आसिफ मुनीर को बुलाओ, लंच करते हैं, साथ में लंच करके उसने ये फिर प्रेशर डलवाया। पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, हमारा इस युद्ध से कोई मतलब नहीं। ये नहीं कहा कि इज़राइल के साथ हैं, लेकिन कहा हमारा कोई मतलब। मेरा ये कहना है कि ट्रम्प जहाँ इस तरह की चालें चल रहा है कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करने में उसको कोई हिचकिचाहट नहीं है। उसको जब G7 से उसको विकसित कर उसको और एक्सटेंड करना है, तो उसको याद आते हैं रूस और चाइना, उसको इंडिया नहीं याद आता है। उसको अगर इस देश में अगर उसको ईरान के अगेंस्ट किसी के साथ बैलेंसिंग करनी है, तो उसको याद आता है पाकिस्तान, उसको इंडिया नहीं याद आता है। और हम जी हजूर, जी हजूर, जी हजूर पीछे-पीछे किए किए जा रहे हैं ईरान और उसमें। ईरान और इज़राइल की जो लड़ाई हो रही है, उसके बारे में देखिए, वो बिल्कुल स्पष्ट है कि वो कायदे से अमेरिका की प्रॉक्सी वॉर है। अमेरिका अगर आज अमेरिका हट जाए तो तो इज़राइल क्या है? दूसरा एक और चीज़ समझ लीजिए, जो बहुत से लोग ये कह रहे हैं ना कि उनको लगता है कि इज़राइल के जो यहूदी हैं और जो जो इस्लाम धर्म मानने वाले हैं, दोनों एक ही चीज़, मतलब ऊपर से किताब आई, उनके पैगंबर आए, वो ईसा, मूसा, वो सब एक ही बात है। इसको किसी को ये गलतफ़हमी रहे कि वो कोई हिमालय की कंदराओं में जाके उनका धर्म था, ये गलत है। उनके रिचुअल्स एक जैसे हैं। उनके बहुत से अ, जो बहुत से नहीं, उनके ज़्यादातर रिचुअल जो हैं वो एक जैसे हैं, पहनावा एक जैसा है। तो ये जो भारत में ये लोग बड़ा खुश हो रहे हैं कि सनातनी, वो सनातनी नहीं है। दे आर क्लोज़र टू इस्लाम देन सनातन धर्म ऑफ इंडिया। ये एक तो अपने दिमाग से बिल्कुल इसको साफ कर लीजिए। अ, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ईरान और इसराइल की जो जो लड़ाई चल रही है, उसमें ऐसा अभी है कि अगर इज़राइल के पीछे के पास से अमेरिका का हाथ हट जाए उसकी पीठ से, तो खत्म है। मैंने आज भी बात की, बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं, कई जगह ये हो रहा है कि अमेरिका केवल एक चक्कर में है कि दुनिया में इस समय थोड़ा युद्ध हो, उसके पुराने जो हथियार हैं, जो आउटडेटेड हैं, उसको किसी तरह से बेचा जाए। वो बेच-बाच करके अपना पुराने कबाड़ को खाली करे और नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, तो उसको हथियार बेचने में इंटरेस्ट है अमेरिका को। मैं थोड़ा क्रूड शब्दों में बता रहा हूँ, लेकिन लबो-लुआब यही है। मैं अंतिम बात एक बार फिर से कहते हुए इस चीज़ को चलूँगा, क्योंकि इसको भी लेके काफ़ी कुछ बातें हो रही हैं। साइप्रस की बात मुझे लगता है कहना आवश्यक है। साइप्रस के बारे में ज़रूर हम लोग कुछ बोलें। साइप्रस जो देश था, उस देश में मोदी जी अभी गए थे, और क्यों गए थे मैंने पहले भी कहा, मैं आज फिर बोलूँगा। साइप्रस से भारत का एक पुराना रिश्ता रहा है। बहुत छोटा देश है, 9,23,000 की आबादी आज की तारीख में। लेकिन जो गांधी जी के 1946 के करीब जो उनके पर्सनल फिजिशियन थे,
वो साइप्रस निवासी डॉक्टर अरुलकर थे। साइप्रस का जो स्वतंत्रता आंदोलन चला उनके स्वतंत्रता के लिए, उसके सबसे बड़े पैरोकार और सबसे बड़े उनके साथ डट के खड़े होने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और जब वो देश आज़ाद हुआ तो इनको धन्यवाद कहने के लिए आर्च बिशप मकारियोस, ये दिल्ली में इस नाम से जो उनके फ्रीडम फाइटर थे, आर्च बिशप मकारियोस, वो भारत आए थे नेहरू जी को धन्यवाद देने। ये सब चीज़ें दस्तावेज हैं। साइप्रस में एक रोड है, रोड का नाम है इंदिरा गांधी रोड, और आप गूगल करके देख लीजिए, भारत का जो दूतावास है उसका एड्रेस 3 इंदिरा गांधी रोड है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि वहां पे पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी को माना जाता है। मोदी जी वहां जाके नेहरू को गाली देने की हिम्मत नहीं है, मोदी जी नहीं दे सकते। मोदी जी क्यों गए थे ये आज भी अपने में एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन प्राइमा फेसी विनोद अडानी साइप्रस का नागरिक है। गौतम अडानी का बड़ा भाई जो इन सब चीजों का सरगना है, जो यहाँ देश से भागा हुआ है इन्वेस्टिगेशन अवॉइड करने के लिए, वो देश के इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन नहीं कर रहा है, भारत नहीं आ सकता है, उसने भाग के उसने साइप्रस की नागरिकता ली थी, और साइप्रस की नागरिकता लेके वो वहां से टैक्स हेवन वाले और ये सब पैसे का हेरा फेरी वहां से करते हैं। प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि उस मामले में कुछ सेटल करने के लिए जो गवर्नमेंट लेवल पे होता है, क्योंकि अडानी जी अगर मुसीबत में है तो मोदी जी की पर्सनल प्रॉब्लम होती है, उसका वहां जाने का उसका एक बड़ा लक्ष्य वो भी था। खैर, ये तो कभी पता लगेगा नहीं, लेकिन अभी के लिए मोदी जी को थोड़ा फोकस होना होगा। भारत की विदेश नीति में जहां आज हम अकेले खड़े हुए हैं, और अकेले ही नहीं खड़े हुए हैं, हम अमेरिका के पिछलग्गू के रूप में हमारी गिनती होने लगी है। हमें अपना नॉन अलाइनमेंट पोस्चर और पोजीशन को एक बार फिर से एस्टैब्लिश करना होगा, रीइटैलिएट करना होगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।